सो हम यदि देखें कि वेरिएबल्स क्या होते हैं रिसर्च के अंदर, वेरिएबल्स जैसे नाम से ही पता चलता है कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब कोई चीज के जो गुण होते हैं उसको कहते हैं एट्रीब्यूट, दैट वेरीज, जो वेरी करते हैं, बदलते हैं, जो डिफर करते हैं अमंग पर्सन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे एक व्यक्ति का नॉलेज इतना है इस सब्जेक्ट में, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, सो ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स उस सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या जो सैंपल जिसको हम कहेंगे रिसर्च के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, पार्टिसिपेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनसे हम जानकारियां यानी कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी भी कह सकते हैं, सैंपल्स अंडर स्टडी। सो उनकी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे एक मरीज है तो आप उसकी शुरुआत में डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक मतलब वो मेल है, फीमेल है, गांव से आ रहा, शहर से आ रहा, कितनी पढ़ाई की, क्या काम करता, वो सब। सो यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा जाए कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपको बताना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, कॉज की इफेक्ट, तो आपको बताना है कॉज। कॉज, कॉज जो किसी चीज का कारण बनेगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। जैसे टोबैको व्यक्ति खाएगा या सिगरेट स्मोक करेगा तो उसको कैंसर होने का खतरा है। जितनी ज्यादा टोबैको उतना ज्यादा खतरा। कम कर दिया उसने टोबैको तो खतरा कुछ कम हो सकता है। यानी कि कैंसर होगा या नहीं होगा ये इफेक्ट है, और ये इफेक्ट कब होगा, जब कॉज की प्रेजेंस होगी। यदि कॉज नहीं है तो इफेक्ट भी नहीं है। तो कॉज पे निर्भर कौन है, इफेक्ट। तो कॉज क्या है, आत्मनिर्भर, यानी कि कॉज क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। जैसे उदाहरण के तौर पे आप दूसरा उदाहरण ले लो कि प्री ऑपरेटिवली नर्सिंग इंटरवेंशन मरीज को हमने दिया, उसको अच्छे से समझाया, तो उसकी स्ट्रेस कम होगी कि नहीं सर्जरी के बाद, यस। या फिर स्मोकिंग करी तो लंग कैंसर का खतरा ज्यादा, हाई फैट डाइट ली तो हाइपरटेंशन का खतरा ज्यादा। तो ये सारी चीजें जो कॉज है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अब जब आपको पता चला डिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट यानी कि जो निर्भर होगा कॉज पे, वो ऑब्वियसली होगा इफेक्ट। इफेक्ट जैसे अपन ने अच्छी प्री ऑफ केयर दी तो रैपिड पोस्ट ऑफ रिकवरी होगी। यदि हमने पेशेंट को स्मोकिंग कम करने के लिए बताया तो लंग कैंसर का खतरा कम। यदि पेशेंट स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है तो लंग कैंसर का खतरा ज्यादा। यदि मरीज ने हाई फैट डाइट लिया है तो उसको हार्ट डिजीजेस का खतरा ज्यादा। सो ये जो संभावित कॉज होता है, आपको याद रख लेना, कॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इफेक्ट। जो संभावित रिजल्ट होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरी इजी, गुड। अब जब आपने बेसिक पॉइंट्स देखे तो यहां पे एक वर्ड है हीट्रोजेनेसिटी, एक होता है होमोजेनेसिटी। सो होमो मीन्स सेम, हीट्रो मीन्स डिफरेंट। तो जो लोग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंस जितने ज्यादा तो बदलाव ज्यादा, अलग अलग आंकड़े आएंगे, और डिफरेंस ज्यादा तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी। और यदि ग्रुप पूरा एक जैसा है तो आप देखोगे कि जानकारियां लगभग सेम ही आएगी, तो उसको हम कहते हैं होमोजेनेसिटी। तो होमोजेनेसिटी क्या होगा कि जब वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं लोग एक ही जैसे हैं तो वो होमोजीनस ग्रुप, होमोजीनस ग्रुप। सो हीट्रोजीनस या होमोजीनस, जहां डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वेरिएबिलिटी ज्यादा है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं तो हीट्रोजीनस, सेम तरह के हैं तो होमोजीनस। और एक वर्ड यहां पे यूज करते हैं रिसर्च के अंदर, वो है अजम्पशन। अजम्पशन, अब ये अजम्पशन क्या है, इसको हम कहते हैं कि थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड एज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल कि हॉस्पिटलाइजेशन इज स्ट्रेसफुल। लॉजिकल रीजनिंग यानी कि पहले के अनुभव के आधार पे हम ये मान के चलते। अजम्पशन का मतलब मान के चलना। जैसे आपने मान के चल लिया कि शायद ये आज का सब्जेक्ट मेरे लिए मुश्किल होगा बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी आपको समझ में भी आने लग गया तो ये आसान भी हो सकता है। लेकिन जो पुराना लॉजिकल रीजनिंग आपका अभी तक प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया कि दिस इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी, तो आपने अजम्पशन यूज किया, अजम्पशन यूज किया। तो जो हम
अजम्पशन मतलब लॉजिकल रीजनिंग के आधार पे कुछ चीजों को सच मान लेते। हाँ, रिसर्च में हमारा उसको सही या गलत प्रूव करने का कोई उदाहरण नहीं होता। ये हमें सिर्फ, जैसे आज कहते हो कि कल त्योहार है तो ट्रैफिक होगा, आप यदि कहीं जाना है तो आप आधा घंटा पहले निकलें। नॉर्मल के मुकाबले आपको ज्यादा वक्त लग सकता है। अब आपने अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करी कि आप आधा घंटा घर से पहले निकल गए, लेकिन आप बाहर इसलिए नहीं जा रहे कि ये साबित कर दूं कि देख लो आज त्योहार है तो भी मेरे को आधा घंटा ज्यादा नहीं लगा। आप तो अपने काम से जा रहे हो, आप तो अपने काम से जा रहे हो, आपको रिसर्च करने का पर्पज अलग है, आपका संभावित हाइपोथेसिस या आउटकम अलग है, लेकिन उसको प्लान करते टाइम आपने कुछ लॉजिकल रीजनिंग से कुछ फैक्ट को करेक्ट मान लिया, फैक्ट टेकन ऑन ग्रांटेड बेसिस, लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए आप कह सकते हो दीज आर फैक्ट्स विदाउट प्रूफ, फैक्ट विदाउट प्रूफ, अनुभव के आधार पर इनको सही माना। तो ये हाइपोथेसिस का हमारे रिसर्च में क्या रोल है? ये रोल है, जैसे आपने माना कि कल त्योहार है तो आपको आधा घंटा ज्यादा लग सकता है तो घर से जल्दी निकले, आपने सावधानी बरती तो आपके साथ अनहोनी होने की संभावनाएं कम होगी, कम होगी। भले ही आपको ज्यादा टाइम नहीं भी लगा हो, आप सही समय में भी पहुंच गए हो, लेकिन तसल्ली तो है, तसल्ली तो है। तो ये हमें जस्ट एक दिशा निर्देश या गाइडलाइन का काम करते हैं कि हम वो कोई गलती ना करें, पहले से ही बेहतर तैयारी कर लें। इसको कहते हैं हम अजम्पशन। अजम्पशन ओवरऑल कि रिसर्च प्रोसेस। अब देखो, जैसे आपने नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा है ना, नर्सिंग प्रोसेस, जब आप नर्सिंग केयर प्लान पढ़ते हैं, अब नर्सिंग प्रोसेस में पहले हम असेसमेंट करते हैं, ये पहला एक फेज है। ये क्या है? फेज। अब असेसमेंट के अंदर आप बहुत सारे स्टेप्स यूज करते हैं। मान लो ये एक दौर है टाइम का, फेज टाइम का एक पीरियड है जिसमें आप कुछ स्टेप्स करोगे। क्या करोगे? स्टेप्स। तो इसमें क्या स्टेप्स होंगे आपके? आप पहले पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, तो हिस्ट्री लोगे तो पेशेंट ने कुछ डेटा बताया होगा, वो उसका सब्जेक्टिव डेटा होगा। आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो ये ऑब्जेक्टिव डेटा हो गया। आप उसका हेल्थ असेसमेंट करोगे, हेल्थ एग्जामिनेशन करोगे तो ये असेसमेंट हो गया। तो यानी कि एक फेज के अंदर कई स्टेप्स हो सकते हैं, कई स्टेप्स हो सकते हैं। तो ऐसे ही रिसर्च प्रोसेस के अंदर मोटे तौर पे कुछ फेजेस होती है। पहली फेज कौन सी होती है और उसके अंदर कौन से स्टेप्स होंगे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और आपको याद रखना है पहली फेज क्या होगी। जैसे मान लो आपको घर बनाना है ना, सबने सोच रखा होगा कि जब आप जॉब पे लग जाओगे तो आपको अपना एक बहुत ही शानदार ड्रीम होम बनाना, ड्रीम होम है ना। ताजमहल होम नहीं है बच्चों। अब जब आपने देखा ड्रीम होम बनाना है तो आपके दिमाग के अंदर एक मेंटल इमेज है, लगभग ऐसा कुछ होगा। मतलब दिमाग के अंदर एक कंसेप्ट तो बना रखा होगा कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ऐसा घर बनाऊंगा, है ना, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, ऐसा कुछ सपना देख रहा होगा आप लोगों ने। तो एक रिसर्च करने वाले व्यक्ति के दिमाग में भी पहले कुछ आइडियाज आते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं कि मुझे कोविड की वैक्सीन बनानी है, लेकिन कैसे बनाऊं। तो वो उस कंसेप्ट से जूझ रहा होता है। यदि आपको कोई एक रिसर्च करना है तो भी आप पहले सोच रहे होते हैं ना कि यार किस बात पे रिसर्च करूं। अब जब अपन ने पहली फेज की बात करी तो पहली फेज जो है वो है कंसेप्चुअल फेज। कंसेप्ट ये सिर्फ दिमागी फेज। तो घर बनाया, ऐसा आइडिया जब आपके दिमाग में आया तो आप पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हो, आर्किटेक्ट के पास जाते हो और आर्किटेक्ट आपको ऐसे एक ड्राइंग बना के देगा 3D। ये रहा आपके सपनों का घर, है ना। तो बड़ा मस्त लगता है। वो सिर्फ अभी तक पेपर पे ही बना हुआ है, हकीकत में नहीं। तो ऐसे रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर के दिमाग में भी एक शुरुआती आइडिया आता है, उसको हम कंसेप्चुअल फेज में, और वो आइडिया से एक उत्पाद तक जाने में एक लंबा सफर होगा। और इस कंसेप्चुअल फेज में सबसे पहले आपको याद रखना है, आप फॉर्मुलेट करेंगे आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं, और उसके बाद डी लिमिट करेंगे आप कितना रिसर्च करना चाहते हैं। ये डी लिमिट मतलब जो लिमिट आपने खुद सेट करी वो कहलाती है डी लिमिट। तो फॉर्मुलेट करना एक प्रॉब्लम्स को,
कि अच्छा घर बनाना है, कौन से इलाके में बनाना है, एरिया फाइनल कर लिया। डी लिमिट में आपने कहा भाई मेरा बजट है वो 1 करोड़ तक होगा, 1 करोड़ तक तो चलेगा अपने को घर, या फिर मेरा घर 35 लाख तक का ही होगा, या फिर मेरा घर 20 लाख तक का ही होगा। बजट आपने फिक्स कर दिया, आप उसी हिसाब से ही प्लान बनवाओगे, वरना बड़े बड़े प्लान तो सिर्फ कागज पे ही रहेंगे और हकीकत में प्लान वही इंप्लीमेंट हो पाएगा जितनी अपनी हैसियत है। यानी आप जो रिसर्च कर रहे हो, आपके नॉलेज, आपके पास टाइम कितना, आपके पास पैसे कितने, उसी पे निर्भर करेगा। तो आपने एक आइडिया फॉर्मुलेट कर लिया, तो यानी कि प्रॉब्लम को डीलिमिट कर दिया कि बस इतना इतना, इससे आगे नहीं। और दूसरा क्या होगा, अब आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना शुरू करा दूसरे स्टेप्स। रिव्यू मतलब क्या कि तुम्हारे रिश्तेदार का घर कैसा है, पड़ोसी का घर कैसा है, इतने बजट में कौन सा एरिया सस्ता है, जानकारी जुटाना शुरू करा। जानकारी जुटाना शुरू करा तो जानकारी मतलब लिटरेचर, और इसको आपने रिव्यू करा कि पहले से ही ऑलरेडी यदि कोई प्रॉब्लम है तो उस पर ऑलरेडी क्या काम हो चुका है, उन्होंने ये काम कैसे करा। और अब जब आपने देखा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आपको क्या मिलेगा, नॉलेज, आपको नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज से आप अपने रिसर्च को क्या कर सकते हो, बेटर कर सकते हो कि नहीं। और जो पुराने लोगों ने रिसर्च किया उन्होंने ये कैसे कर दिया, और उन्होंने कोई यदि गलती करी, वीकनेस, उनकी कोई गलती रह गई, तो अपन नहीं 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 ये गलती हम नहीं करेंगे, पहले से ही उसके अगेंस्ट तैयारी कर ले। जैसे मान लो आप मनाली घूमने गए, ये सोच के कि यहाँ पर गर्मी है तुम्हारे यहाँ, और वहां जब गए तो ठंडी लग रही है, लेकिन तुम जैकेट लेके ही नहीं गए, क्यों, क्योंकि यहाँ तो गर्मी है। अब इससे बचने के लिए पहले से अपन प्लानिंग करते हो, जो ऑलरेडी मनाली जाके आया हुआ उससे रिव्यू लेते, पता भाई जाने का रास्ता कैसे, होटल वगैरह में रुकना सेफ है कि नहीं, और क्या क्या चीजें साथ लेके जानी है। तो ये होता है रिव्यू। यस, और आप लोगों को तो रिव्यू देना ही देना है कि भाई साहब कौन कैसा पढ़ा रहा और क्वालिटी कहाँ मिलती है, तो ये रिव्यू देना भूलना मत, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। सो रिव्यू इज मस्ट। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, हो सकता है तो फील्ड वर्क भी कर ले। फील्ड वर्क मतलब सिर्फ किताबों से पता नहीं, हकीकत में 2-4 एरिया में जाके देख ले, वहां आसपास किस प्रकार के घर है, रिश्तेदार के घर जाके डायरेक्ट देख ले कि उन्होंने जो घर बनाया वो कैसा। सो फील्ड वर्क। इसके बाद क्या करेंगे आप, जब आपको काफी आइडियाज हो गया तो आप एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लेते हो, और फ्रेमवर्क डिसाइड कर लिया मतलब आपने एक ढांचा तय कर लिया कि देखो बस अपना घर ऐसा होगा। तो रिसर्च का एक फ्रेमवर्क और एक कंसेप्चुअल डेफिनेशंस बना। कंसेप्चुअल डेफिनेशन का मतलब क्या कि मैं जो है वो सिस्टम मॉडल को फॉलो करूंगा, या मैं हेल्थ बिलीफ मॉडल को फॉलो करके रिसर्च करना चाहता हूं, या मैं जनरल थ्योरी को करूंगा, उसको एक उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हो। साथ साथ आप अपना हाइपोथेसिस भी बना लो। हाइपोथेसिस का मतलब क्या, पॉसिबल आउटकम, कि यदि इस तरह से रहा तो मेरा ये घर 3 साल में पूरा हो जाएगा। पॉसिबल आउटकम, या यदि वेरिएबल्स है रिसर्च में ना, उनके बीच में संभावित क्या रिलेशनशिप रहेगी, कि जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कॉज जो है ये कितना इफेक्टिव होगा। तो जैसे आपने अभी तैयारी करी है, आपने प्लान बना रखा है कि नॉर्थ सेट को कैसे पार करें, तो आप लोगों ने अब मन में एक संभावित निर्णय भी कर लिया होगा कि इस बार तो पक्का बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छी तैयारी कर रहे हो, अच्छा हौसला है। और कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है, और कुछ तो बहुत लो भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अपने दिमाग को सही सिग्नल देना बहुत जरूरी है। क्योंकि फीलिंग क्या है, फीलिंग वही है जो आप अपने दिमाग को बताते हो। इसलिए बता दो अपने दिमाग को कि भाई साहब मैंने करी है बहुत जबरदस्त वाली तैयारी, इसलिए इस बार शंका की कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। सो ये हाइपोथेसिस आपका हो जाना चाहिए कि अब की बार नॉर्थ सेट पार। तो अब जब अपन ने पहली फेज देखी वो है कंसेप्चुअल फेज। अब ये सिर्फ मेंटल फेज है, ठीक है। अभी तक आपने ना प्लॉट खरीदा है, ना आर्किटेक्ट को पैसा देके घर बनाने की शुरुआत करी है, ये सिर्फ दिमाग में चल रहा। अब इसको आप क्या करोगे, डिजाइन और प्लानिंग करोगे। अगली सेकंड फेज क्या है, डिजाइन एंड प्लानिंग। अब आपने कुछ बड़ा आइडिया कर लिया कि मुझे ये रिसर्च करना है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये आपने ढूंढ लिया प्रॉब्लम का स्टेटमेंट, इसका रिव्यू कर लिया, इसका हाइपोथेसिस बना दिया। और अब आप सोचोगे कि मैं कौन से तरीके से ये रिसर्च करूं। अब घर बना लिया तो आप तरीका कि कैसे बनाए, सैंडस्टोन से बनाए या फिर मतलब
आरसीसी का कंस्ट्रक्शन यूज करें, या फिर कॉन्ट्रैक्ट देके बनाएं, या खुद सामान लाके बनवाएं, मतलब कोई तरीका आप अपनाओगे और डिजाइन और पूरी प्लानिंग होगी। आप कब कैसे कब कहां वो सब प्लान होगा। और इसके अंदर आपको क्या करना है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च का डिजाइन सिलेक्ट करना, डिजाइन सिलेक्ट करना, और रिसर्च डिजाइन हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके साथ साथ आप कुछ प्रोटोकॉल भी डेवलप कर दोगे कि ये होगा, काम इतने टाइम में होना चाहिए, ये सामान की ये क्वालिटी होगी, और ऐसे प्रोटोकॉल्स। तो यदि रिसर्च में आप कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, कोई थेरेपी दे रहे हो, तो आप तय करोगे कि इतने वक्त के लिए ये थेरेपी दी जाएगी, इतने दिनों के लिए दी जाएगी, उसके बाद नतीजा देखा जाएगा। और आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन, जब आपने तय करा रिसर्च करेंगे तो किन पे करेंगे, वो होगी जनसंख्या। उस जनसंख्या में से आप कुछ लोगों को लोगे, वो होंगे सैंपल, और सैंपल लेने का जो तरीका होगा वो होगी सैंपलिंग, और सैंपलिंग आप कितने लोगों को लोगे वो होगी साइज। सो ये आपने पहले ही तय कर लिया। अब जब आप लोगों को ले लिया तो उनसे आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, उसका भी आपको प्लान करना। आप उनका इंटरव्यू लोगे, या फिर आप उनका एग्जाम लोगे, या आप उनको खुद ऑब्जर्व करोगे, या फिर आप कोई हीमोग्लोबिन जैसी चीज है तो लैब में मेजर करोगे, ये पूरा प्लान। फिर जब आपने डेटा कलेक्ट कर ही लिया है, करने का प्लान बना ही लिया है, तो बाद में आपको अगली फेज में जाना पड़ेगा। सो ये ओवरऑल डिजाइन और प्लानिंग फेज के अंदर सब चीजें होगी। अब आपने पॉपुलेशन में से सैंपलिंग प्लान बना लिया। सैंपलिंग प्लान में आप देखोगे कि सैंपल से डेटा कैसे कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्ट करने को कहते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग द रिसर्च वेरिएबल। जो रिसर्च वेरिएबल है उसको कैसे मेजर करोगे, और उसके बाद आप ओवरऑल ये देखोगे कि डेटा मेजर करते टाइम जो ह्यूमन बीइंग या जो एनिमल यदि रिसर्च में यूज हो रहा है तो उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है इसकी वजह से, तो उसके जो राइट्स है, उसके जो अधिकार है, उनको सेफ गार्ड करना भी बहुत ही जरूरी, यानी उनको कोई नुकसान ना हो, वो स्टडी में भागीदार बनाए उसकी वजह से। जैसे आपने कोई ड्रग का ट्रायल करा और ड्रग की वजह से कैंसर हो जाए ऐसा, तो उस सैंपल को नुकसान ना हो, ये आपको देखना पड़ता। और फिर आप एक बार फाइनल देख लेते हो कि यस ये रिसर्च प्लान है, इसके साथ मुझे आगे जाना है। सो ये हो गई प्लानिंग फेज। सो पहले कंसेप्चुअल फेज, फिर प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में आपने सब चीजें प्लान करी। अब नेक्स्ट क्या होगा, प्लान के बाद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। प्लान इंप्लीमेंट क्योंकि किनारे पे बैठने वालों की कश्तियां पार नहीं होती, दरिया में कूदना ही पड़ता, और जब कूद गए तो जैसे तैसे पार करोगे ही करोगे। अब जो रिसर्च की मुख्य फेज होगी जिसमें एक्चुअल रिसर्च होता है, इंप्लीमेंट होता है जहां रिसर्च का प्लान, इंप्लीमेंट वाली फेज, इंप्लीमेंटेशन वाली फेज, और इंप्लीमेंटेशन को जिसको हम एक्चुअल रिसर्च फेज कहेंगे, एक्चुअल रिसर्च जहां कंडक्ट किया जाएगा, यानी जिसको हम वर्किंग फेज कहेंगे कि जहां टोटल रियल वर्क होगा। तो इसके लिए आपको ये वर्ड याद रखना, एम्पेरिकल फेज। और एम्पेरिकल का मतलब मैंने आपको बता दिया था पहले ही, क्या, साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब क्या, जिसको देखा जा सकता है, जिसका क्या हो, प्रूफ यानी कि एविडेंस। तो हम एविडेंस जमा करेंगे इस पेज के अंदर, डेटा जमा करेंगे, लोगों को जानकारी जमा करेंगे। सो ये थर्ड फेज जो है जिसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फेज, एम्पेरिकल फेज। और इसके अंदर हम एक्चुअल डेटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि सैंपल से जानकारी कैसे लेंगे, वो सैंपलिंग का प्लान, वो सब तो हमने प्लान डिजाइन वाली फेज में पूरा कर लिया। अब एक्चुअल डेटा कलेक्ट करेंगे, और एक्चुअल डेटा कलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि डेटा को प्रिपेयर करने का प्लान करना है। डेटा को प्रिपेयर करने का सिर्फ प्लान करना है, एनालाइज कैसे करेंगे। क्योंकि यदि कोई आपको बताए कि आपका वजन 50 kg है, तो ये एक डेटा हो गया, लेकिन इससे आपको क्या पता चलता कि आपका वजन जो 50 kg है, क्या वो नॉर्मल है, क्या ये ओवरवेट हो आप, क्या आप अंडरवेट हो। मतलब इसका मीनिंग ही नहीं निकलता जब तक आप इसका एनालिसिस नहीं करें। तो 50 kg यदि आपका वजन है तो क्या आपकी एज है, क्या आपका हाइट है, उस हिसाब से। यदि आप 10 किलो के हो, 10 साल के हो, 10 ईयर के, और आपका वजन 50 kg है, तो ये बहुत ज्यादा हो सकता है। यदि आपकी हाइट 6 फीट है और आपका वजन सिर्फ 50 किलो है, तो आप अंडरवेट भी हो सकते हो। यानी कि आप घर पे जाके बोलते हो, पापा मैं थर्ड आया हूं। अरे थर्ड का क्या मतलब, थर्ड का मतलब आप टोटल कितने लोग दौड़ रहे थे, तो आपने बताया 3, तो एक्चुअली आप थर्ड नहीं आए, आप क्या है, लास्ट।
और घर पे वाह वाही बटोर ली। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, डेटा को एनालाइज करना जरूरी है। सो प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर एनालिसिस की, और एक्चुअल डेटा एनालिसिस जो है वो फेज 4 होगी। फेज 4 होगी, इसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स के कुछ टेस्ट यूज करेंगे। स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। तो रिसर्च के साथ साथ अपना एक और पोर्शन होगा आगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो ये होगी एनालिटिक फेज। इसके अंदर डेटा को एनालाइज किया जाएगा, और आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो डेटा को एनालाइज करने में यूज किए जाते हैं। और एनालाइज करने के बाद क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें से मीनिंग निकालो। मीनिंग निकालने को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। ये हाइट कम है, ये वेट कम है, या ये वेट ज्यादा है, मीनिंग निकालना, ये एनालिटिक फेज। और उसके बाद क्या आएगा, आपको जानकारी मिल गई, ये इसका मीनिंग निकला, अब इसको छुपा दो, किसी को बताने का नहीं। अब आपको इसका प्रचार प्रसार करना है कि देखो देखो कोरोना का ट्रीटमेंट या टीका मिल गया। सो इसको कहते हैं हम डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब फैला दो। जब आपको पता चल गया है कि अच्छा कहाँ पढ़ाया जाता है, तो इसको अपने पास थोड़ी रखना है, फैला दो जंगल में आग की तरह। अब जब आपको पता चला डिसेमिनेशन यानी कि कम्युनिकेशन, तो यहां स्टेप में आएगा कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स। तो यहां तक तो रिसर्चर के हाथ में। अब आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन के बाद हम उम्मीद करेंगे कि somebody will utilize this finding in the practice. So एक्चुअल में यदि रिसर्च प्रोसेस का आखिरी स्टेप है तो वो है यूटिलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग, लेकिन रिसर्चर के हाथ में सिर्फ कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइंडिंग तक है। अब ये हॉस्पिटल वाले जब उनको पता चलेगा ये अच्छी प्रैक्टिस है, तो वो इस एविडेंस को अपने वहां लागू करेंगे कि देखो भाई ये अपने यहाँ चेंज कर देते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए प्रूफ कौन जनरेट करता, रिसर्च। सो ये है रिसर्च प्रोसेस। अब जब आपने रिसर्च प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया, तो आपको याद रखना है पहली फेज में क्या हो रहा था, कंसेप्चुअल फेज। दूसरी फेज में क्या था, डिजाइन एंड प्लानिंग फेज। तीसरी फेज में एक्चुअल रिसर्च कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फेज। चौथी में क्या करते हैं, हम जो डेटा जमा हुआ है तीसरी फेज में उसको एनालाइज कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक फेज। और पांचवी फेज में क्या करना है, उस डेटा को डिसेमिनेट करना है यानी कि कम्युनिकेट करना है। और आखिरी स्टेप ये उम्मीद करना है कि कोई इस एविडेंस को यूज कर ले और लोगों की जिंदगी बेहतर हो। अब यहां पर हम एक वर्ड देखते हैं, जो आप रिसर्च जिस टॉपिक पे कर रहे होते हो ना, उसको आप रिसर्च प्रॉब्लम कहते हो। क्योंकि रिसर्च क्यों करते हैं, जब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो इस प्रकार का जो रिसर्च होता है वो क्या कहलाता है, जो प्रॉब्लम हमारे सामने है और हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो वो कौन सा रिसर्च होगा, उसको हम कहते हैं एक्शन या अप्लाइड रिसर्च। सो बेसिकली एक जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आप रिसर्च क्वेश्चन का भी नाम दे सकते हो, और उस प्रॉब्लम को अच्छे से स्टेट करना, मतलब लिखने का एक तरीका बनाया गया है। जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस को हम नंदा के फॉर्म में लिखते हैं, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोस्टिक एसोसिएशन का फॉर्मेट। तो यहाँ पर रिसर्च में भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने का एक तरीका है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखें वो चीज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या है, a research problem is a question that researcher want to answer or the problem that researcher want to solve, उसको हम कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। और एक रिसर्च प्रॉब्लम को आप जो लिखते हो, लिखने का जो तरीका है वो कहलाता है रिसर्च स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपको एक फॉर्मेट है, कई जगह ये पिको फॉर्मेट है या पिकॉट फॉर्मेट है। जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने में हम नंदा डायग्नोसिस का लिस्ट यूज करते हैं, वैसे ही। और पिकॉट फॉर्मेट क्या है, पिको या पिकॉट, PICOT। सो ये जो अप्रोच यूज की जाती है, ये अप्रोच आप रिसर्च के स्टेटमेंट को समराइज करने में यूज की जा सकती है। सो P का मतलब क्या होगा, हम पहले देखेंगे कि हम रिसर्च किस पे कर रहे हैं। सो P यानी कि पॉपुलेशन में से हम जो लोगों को सिलेक्ट करेंगे होंगे सैंपल, या जिनको हम सब्जेक्ट अंडर स्टडी करेंगे। अब आपको पता चल गया हम रिसर्च इन पे कर रहे हैं। और इसके बाद क्या होगा कि आप देखोगे कि मैं रिसर्च के तौर पे क्या इनको एक वैक्सीन का ट्रायल कर रहा हूं, या फिर मैं कोई नई ड्रग का ट्रायल कर रहा हूं, या कोई नई थेरेपी का ट्रायल कर रहा हूं।
तो वो होगा आई, यानी कि इंटरवेंशन, कि ट्रीटमेंट दैट विल बी प्रोवाइडेड टू सब्जेक्ट, कि क्या थेरेपी होगी, या फिर आप इसको इंटरवेंशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इंटरवेंशन, कि रिसर्चर क्या चीज यानी क्या इंटरवेंशन करेगा जिसका वो इफेक्ट चेक करने वाला है कि ये इफेक्टिव है या नहीं, तो वो आएगा इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट पिकॉर्ड में। अब जब आपने पिकॉर्ड में पी और आई देखा तो सी क्या है? सी होगा कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या देखेंगे वो, कि ये जो वैक्सीन है ये इसके मुकाबले, या जिनको ये दवाई दी जिनको ये नहीं दी उनके मुकाबले क्या डिफरेंट नतीजे आए, तो वो तुलना करेंगे तभी पता चलेगा। तुलना करने को यहाँ पर कहा जाएगा कंपैरिजन। कंपैरिजन, यदि कोई आपको कहे कि आप होशियार हो तो आप कहोगे हाँ, पर किससे? तब आप कहोगे इससे। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा ही दोस्त रख रखा है जिससे अपन ज्यादा होशियार है ना। लेकिन आप उनसे दोस्ती नहीं करते शायद जो आपसे हो सकता ज्यादा होशियार हो। लेकिन आज से आप लोगों को ये चेंज कर देना है, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपसे ज्यादा होशियार है, तभी तो आप ग्रो करोगे, वरना आपकी ग्रोथ नहीं होगी। सो कंपैरिजन, सो यहाँ कंपेयर करेंगे कि जो ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन जिनको दिया जाता है वो कहलाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिन पे हम प्रयोग करते हैं, और जिनसे हम तुलना करते हैं जिनको ये नहीं दिया गया उनको कहते हैं हम कंट्रोल ग्रुप। क्या कहते हैं? कंट्रोल ग्रुप। जैसे एक बच्चा कितना ग्रो कर रहा है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो एक ग्रुप है जिनको हमने कोई प्रोटीन वाला पाउडर पिलाया, दूसरे ग्रुप है जिनमें रेगुलर मिल्क दिया। अब अपन ने 1 साल बाद देखा कि प्रोटीन पीने वाला बच्चे की हाइट इतनी बड़ी और सिर्फ मिल्क पीने वाले की इतनी, तो ये जो डिफरेंस है हाइट के अंदर संभवतः ये प्रोटीन की वजह से आया होगा। तो ये जो बच्चा सिंपल मिल्क पी रहा था वो कंट्रोल ग्रुप में, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कौन सा बच्चा? जिसको हमने प्रोटीन वाला पाउडर पिलाया था। अब यहाँ कंपैरिजन इज सी। ओ इज आउटकम। आउटकम रिप्रेजेंट्स व्हाट इज द रिजल्ट यू प्लान टू मेजर टू एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ योर इंटरवेंशन। जैसे मैं बता रहा हूं, हम मिल्क पिला रहे हैं बच्चे को, प्रोटीन वाला और सादा, तो हम क्या देख रहे हैं? हाइट। तो हमने आउटकम में यहाँ पे तय करा कि हम सिर्फ हाइट नापेंगे, और हाइट ज्यादा तो रिजल्ट अच्छा, ऐसा कह सकते हैं। तो ओ इज आउटकम, ओ इज आउटकम। और इसके साथ साथ अब जब अपन ने देखा टी, टी इज टाइम, कि कितने दिनों तक वैसा प्रोटीन वाला पाउडर पिलाओगे और कितने दिनों तक कंपेयर करोगे तब नतीजे डिस्क्राइब करोगे। तो ये हो गया टाइम डिस्क्राइब। टाइम डिस्क्राइब द ड्यूरेशन ऑफ योर डेटा कलेक्शन, कि हम ये स्टडी 1 साल तक करेंगे या 1 महीने तक करेंगे, तो ये होगा टाइम ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या? दूसरों की गलतियों या दूसरों की खूबियों को समझना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तुम लोग भी जब पढ़ रहे होते हो तो साथ साथ तुम्हारा दोस्त क्या पढ़ रहा, कैसे पढ़ रहा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा, कितने बजे पढ़ रहा, पूरी खबर रखते हो कि नहीं? ये कहलाता रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिससे तुम लोग भी वही टॉपिक पढ़ना शुरू कर लो। और यहाँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है इट्स ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि कहां से आप जानकारी ढूंढोगे, देन सिलेक्ट कि हाँ मिल गया, फिर क्रिटिकल एनालिसिस कि ये आपको रखना है या नहीं, देन रिपोर्ट कि यहाँ ये जानकारी सही है, रिपोर्ट द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके कैटेगरीज यदि हम देखें तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको कहां मिलता है, जानकारी कहां मिलती है? दुनिया में 2 प्रकार की जानकारी होती है। एक तो होती है कि यदि किसी ने कहा तो आपने सीधा सुन लिया, डायरेक्ट, ये काफी कम मिलती है। जैसे वो न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखा, ये न्यूटन ने खुद बताया आपने को, है ना? तुमको खुद न्यूटन आके बता के गए थे? नहीं, आपने किताब में पढ़ा। अच्छा, और एक होता है अन्य सूत्रों से, इनडायरेक्ट, जो तुम्हें कोई ये बोलता है कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, इनडायरेक्ट। तो क्या? तो यहां 2 चीजें याद रखनी। एक होता है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स से जो डेटा मिलता है वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। आपको पूछा जाएगा प्राइमरी का मतलब क्या? ओरिजिनल, ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च बाय द रिसर्चर इटसेल्फ। न्यूटन ने खुद जो लेख लिखा है ना, वो अपन कहीं भी पढ़ रहे हैं या किसी और ने वही सेम वापस छापा है, या फिर तुमने खुद सुना
कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो वो हुआ प्राइमरी डेटा या प्राइमरी सोर्स। अब कोई आगे कान भर रहा है, वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट डेटा। और सारा इनडायरेक्ट डेटा क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स। आपको याद रखना, सारा इनडायरेक्ट डेटा क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या, कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च बाय अदर्स, जो दूसरे लोग आपको बता रहे हैं कि न्यूटन के सिर पे ऐसे हुआ था, तो ये सेकेंडरी सोर्स। मैंने खुद नहीं देखा था, ये मैं तो बस सुनी सुनाई बात, कहीं पढ़ी हुई बात आपको बता रहा। तो ये हुआ आप लोगों के लिए सेकेंडरी सोर्स। और ज्यादातर जानकारियां सेकेंडरी सोर्स होती, लेकिन उसमें गलत होने की संभावना है। इसीलिए कोई आपको कहता है वो आपका कान भर रहा है या आपके बारे में ऐसा बोल रहा है, तो आप पहले वेरीफाई कर लो सामने वाले आदमी से, प्राइमरी सोर्स से, क्या भाई सच में ऐसा था। सो प्राइमरी सोर्स वाला डेटा की क्वालिटी अच्छी रहती है, और यहाँ पर गलत होने के चांस रहते हैं सेकेंडरी सोर्स के। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जितना ज्यादा हो सके प्राइमरी सोर्स ढूंढना है, प्राइमरी सोर्स ढूंढना है। सो यहाँ नॉर्मली आप कोशिश करो कि यू शुड फोकस ओनली ऑन प्राइमरी सोर्स, उसको सब्स्टिट्यूट करके सेकेंडरी सोर्स पे नहीं जाना। जैसे सिंपल सा उदाहरण है, आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेनी है मरीज की, तो आप हिस्ट्री खुद लोगे, है ना। तो मरीज जो आपको खुद बता रहा है, हिस्ट्री हो गई वो। लेकिन आप क्या करते हो, फाइल में जाके जो डॉक्टर ने लिख रखा है हिस्ट्री, वो पढ़ के अपने असाइनमेंट में लिख लेते। मरीज से आपने बात ही नहीं करी। जो आप फाइल यानी पेशेंट रिकॉर्ड को देख के जो जानकारियां ले रहे हो, वो क्या हो गया, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। यानी कि मरीज ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने लिखा, लिखते टाइम कुछ गलती हुई तो आपने वैसा का वैसा अपने असाइनमेंट में छाप लिया। सो वो हुआ सेकेंडरी सोर्स। तो आपको प्राइमरी सोर्स पे फोकस करना जरूरी है। अब ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहाँ मिलता है, इसके कुछ डेटा बेसेस होते हैं, इसके डेटा बेस होते हैं। डेटा बेस का मतलब क्या, कि पुराने जमाने के अंदर आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर बीएसएनएल के लैंडलाइन फोन होते थे, मोबाइल क्रांति से पहले। यदि आप ऐसे चीजें देखे होंगे तो आप तो मोबाइल युग में पैदा हुए होंगे मेरे ख्याल से। तो बीएसएनएल के लैंडलाइन के अंदर एसटीडी कोड लगते थे, जैसे ये 02 समथिंग समथिंग, या 011 या 022, ऐसे एसटीडी कोड होते थे। अब हमें एसटीडी कोड याद रखना पड़ता था, तो एक डायरी होती थी ऑलरेडी शहरों के एसटीडी कोड की, है ना। और अपन उस डायरी में देख लेते थे एबीसीडी से उस शहर का नाम और उसका एसटीडी कोड याद कर लेते थे, या फिर ढूंढते थे, है ना। अब अपने फोन के अंदर कॉन्टेक्ट बुक है, अपने को एसटीडी कोड वगैरह कुछ नहीं ढूंढना पड़ता, सब रेडीमेड। यानी अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया सब चीजें, इलेक्ट्रॉनिक। तो पहले जब रिसर्च कर रहे थे तो पेपर बेस्ड लाइब्रेरियों के अंदर इतने बड़े बड़े किताबें होती थी, और आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। और इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस नर्सिंग रिसर्च के लिए जो काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत प्राचीन है। इसको आप कहते हैं सिनहेल। सिनहेल क्या है, ये क्यूम्युलेटिव इंडेक्स है। क्यूम्युलेटिव मतलब एक साथ, क्यूम्युलेटिव इंडेक्स है किसका, नर्सिंग का। सिर्फ नर्सिंग का ही नहीं, उसके साथ जो अलाइड हेल्थ लिटरेचर है ना, अलाइड मतलब हेल्थ से जुड़े हुए, डेंटिस्ट या फिजियोथेरेपी या आयुर्वेद या मेडिसिन, तो अलाइड हेल्थ का भी एक लिटरेचर का एक डायरी है, ऐसा आप कह सकते हैं। या फिर पबमेड, मेडलाइन, मेडलार, एपी इन्फो, बहुत सारे हैं ऐसे बहुत सारे हैं, जहां अपन सर्च करते हैं, रिव्यू लिटरेचर को सर्च करते हैं। और यहां जब आपको पहले आपने सर्च करा, फिर उसमें जो आपके टॉपिक से मिलते जुलते हैं उनको आपने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको साइट करने का तरीका ढूंढा और अपने रेफरेंस में उसको साइट कर दिया, मतलब लिख दिया। तो ये बेसिकली जो तरीका था वो कहलाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लेकिन आपने जो केयर प्लान के अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा था, बिब्लियोग्राफी के अंदर, पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर दिया। और ये कॉपी करना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। और कॉपिंग तो तुम लोगों ने रिसर्च करा नहीं, कहीं से उठाया और उस रिसर्च के ऊपर अपना नाम लिखा, उस असाइनमेंट के ऊपर अपना नाम लिखा और सबमिट कर दिया, है ना। तो ये कहलाता है नकल,
और ये कानूनी अपराध है और इसको कहते हैं प्लेजियरिज्म। सो प्लेजियरिज्म मतलब किसी भी चीज का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो किसी का अन्य का किया गया काम है उसको खुद का बताना, कॉपी करना प्लेजियरिज्म कहलाता है। जैसे फिल्मों की डीवीडी मार्केट में आ जाती है, बनाती है जो कंपनी, उसके लोग कॉपी करके बेच देते, और आपने देखा होगा अपनी भी बहुत फेमस चीजें लोग उनकी भी कॉपी कर रहे होंगे। सो प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म। अब यहां अपन ने देखा कि प्लेजियरिज्म क्या है, कॉपिंग, और कॉपिंग इज क्राइम। तो क्या करें, आपको कॉपी नहीं करना है, आप जहां से जो जानकारी ले रहे हो उसको साइट कर दो। साइटेशन का मतलब क्या है, उसका नाम लिख लो कि ये चीज जो थी ये मेरे को इसने बताई थी, और उसको ड्यू क्रेडिट दे दो। क्रेडिट का मतलब उसको श्रेय दे दो कि ये चीज तो मैंने यहां से सीखी है। सिंपल। तो क्या होगा, सामने वाले आदमी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बरकरार रहेगा। अब जब अपन ने देखा कि रिव्यू लिखते टाइम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते टाइम आपने देखा होगा कुछ कॉमन स्टाइल है। क्या कॉमन स्टाइल है कि आपने, आपके टीचर ने आपको कहा होगा कि आप बिब्लियोग्राफी जो है वो वैंक्यूअर स्टाइल में लिखो। किसमें लिखो, वैंक्यूअर रेफरेंसिंग टेक्निक, या फिर हार्वर्ड स्टाइल में लिखो, या फिर ये आपने सुना होगा एपीए स्टाइल में लिखो। और कई बार आपके असाइनमेंट गलत भी हो गए होंगे कि ये एपीए क्या चीज है, एपीए क्या चीज है। तो आपको याद रखना है ये है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक तरीका बनाया जिसको हम एपीए स्टाइल कहते हैं। सो एपीए स्टाइल या वैंक्यूअर स्टाइल रेफरेंसिंग के जो है वो किस प्रकार से यूज किए जाए, और आज तक जो आपने गलतियां की थी वो ना करके सही फर्क देख लें कि रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी क्या होते हैं, उसको कैसे लिखना चाहिए। सो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज वाले लेक्चर को रिवाइज जरूर करते रहना, समझने के लिए पूरा प्रयास करते रहना, और जब आप फोकस करके पढ़ोगे तो ये आसान बन जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन टेक केयर,